हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे जो आपका क्लास 10th का हिंदी का जो टर्म सेकंड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें मैं हिंदी बी की एक सैम्पल पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले ही हिंदी ए है ना, उसकी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करी थी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, नहीं तो चैनल में जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो आपका जो पेपर है 40 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी बी की बात कर रहा हूँ जिसका कोड 085 है। तो आपका जो पेपर है 2 पार्ट में डिवाइडेड आएगा, खंड का और खंड खा में। ठीक है, और खंड का में 3 प्रश्न होंगे, खंड खा में 5 प्रश्न होंगे, टोटल आपके 8 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कोशिश कीजिए कि आप लाइन से सारे आंसर दीजिए, बाकी आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न आपका आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, आपकी बुक से ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपको इनमें से कोई 2 करने हैं। सुन रहे मेरी बात आप? तो जब अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे ना, तो 3 में से आपको कोई 2 करने हैं। इनके आंसर आप देख लें। ठीक है, ये इनके आंसर हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसके आंसर पढ़ लो और आइडिया ले लो कि कैसा पेपर आएगा। देखो सेम नहीं आते पेपर। ठीक है, इनसे आइडिया लो, इनके आसपास के क्वेश्चन भी कर लेना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन था, पर्वत प्रदेश में पावस, है ना, कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। जो पर्वत था वो तालाब के अंदर अपना प्रतिबिंब देख रहा था, अपनी फ़ोटो देख रहा था, तो उसके कौन से मन में भाव आ रहे थे उसको बताना था आपको। तो आप बोलेंगे पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं। तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित मतलब अपने अंदर के भावों को समझने का प्रयास करता है। देखो हिंदी के शुद्ध शब्द लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं ध्यान में तो आप नॉर्मल शब्द भी लिखें। ठीक है, छोड़ के ना आए। विशाल आकार को देखकर गर्वित होता है, मतलब खुश होता है, मेरे हाथ में कितना बढ़िया, कितना अच्छा है, कितना बड़ा आकार है। अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कर चले हम फिदा। कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। इन दोनों में जो एकांकी भाव है उनकी तुलना करो और विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। आपका क्या विचार है वो आपको बताना है। तो कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में एक समान देशभक्ति का भाव नहीं था। देखो दोनों में ना देशभक्ति दिखाई गई है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी ना पोयम। और देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना समाहित है। इन दोनों में क्या बताया गया कि देश की रक्षा के लिए जान दे दो। कविता में सैनिकों के कर्तव्यों की भावना का वर्णन किया गया है एवं एकांकी में वजीर अली के कारनामों से मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। कविता और एकांकी पाठक के हृदय में देशभक्ति व कर्तव्य भावना को जगाती है। ठीक है, तो वहाँ पर देशभक्ति और कर्तव्य जो भावना उसको हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो आंसर में वजीर अली ने क्या करा सुनिए। जाबाज वजीर अली अतन साहसी, पीर तथा पराक्रमी था। वे अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा था। वह जब स्वयं अवध के तख्त पर बैठा था तो केवल 5 महीने के शासन में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कर दिया था। उसने पता क्या करता, उसके अंग्रेज विरोधी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्रों द्वारा उसे तख्त से हटाकर उसके पिता के भाई, उसके जो पिता का भाई था ना सादत अली को नवाब घोषित कर दिया था। वजीर अली ने ऐसे विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी। वह सदैव अंग्रेजों को खदेड़ने मतलब भगाने के लिए प्रयत्न करता रहा। वह लगातार अपने बहादुर सिपाहियों के साथ नेपाल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था ताकि वहां पहुंचकर वह अपनी शक्ति का विस्तार कर सके और अंग्रेज़ों को बाहर कर सके। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको लिखना है 60 से 70 शब्द में। तो यहाँ पहला है कि मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। शेष संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं, मतलब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता मृगाक्षी का, इतनी इंटेलिजेंट है। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। ठीक है, और कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा, नींद भी ठीक से नहीं आती, जैसी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है आपको बताना है। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? आप इसका मूल्यांकन कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। झेन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा आदि बताए गए। मतलब पता है क्या मानसिक रोग, मतलब मन का रोग। ठीक है, मतलब जीवन में हम तेज़ी से भागना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आने लग जाता है। ठीक है, और हम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, इससे आगे निकलना है। अधिक से अधिक काम करना व कम समय में काम निपटाना, ऐसे कारणों से ही मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ये रफ्तार दिमाग को रुग्ण कर देता है, मतलब दिमाग को बीमार कर देता है। हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और स्वयं से बातें करते हैं, लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। मृगाक्षी के साथ भी ऐसे ही हुआ और जीवन में संतुलन न होने से वे बीमार हो गई। झेन की देन में टी सेरेमनी के माध्यम से वर्तमान का महत्व और सुख चैन व आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। भूतकाल एवं भविष्य काल के मिथ्या होने को समझकर सहजता से जीते हुए कर्मतर रहकर तनाव रहित होकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मतलब हमें स्वस्थ जीवन से जीना चाहिए, तनाव नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई, मतलब सहन ना करना, कोई हर किसी बातों को दूसरे को मानने के लिए पड़ जाना, ये होता है मतलब। तो जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटना बढ़ती चली जा रही है। दूसरों के प्रति हम असहिष्णु हो रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने के बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। समझा के सहिष्णुता क्या है कि जो चीज़ में पसंद नहीं है ना, तो उसमें हमें बाधा नहीं डालनी। ठीक है, अपने आप में मस्त रहना है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। समझा के इसको आपको बताना है, समझाना है कि अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। मतलब अगर दूसरे का धर्म, दूसरे की जाति अगर हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो हमें ये नहीं कि अपना आपा खो देना है, हमें अपने आप में रहना है। ठीक है, और शांति बनाए रखनी है। सभी को ऐसे करना है, ये नहीं कि उसको नहीं करना, उसको भी ऐसे करना है, हर किसी को। तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता मनुष्यता के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है। वे मानव को सहिष्णुता, परमार्थ, विश्व बंधुत्व, करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अधीर होकर भाग्यहीन होने से अच्छा है कि हम धैर्यवान बने। ठीक है, मतलब धैर्य ना खोएं, मेलजोल बना के रखें सबके साथ, प्रेम सौहार्द की भावना परस्पर होनी चाहिए। वैचारिक भिन्नता को बढ़ने से नहीं देना चाहिए, मतलब जो अलग अलग विचार बढ़ते चले जाएंगे और भिन्न होते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों को एक करके पारस्परिक मतभेदों को भुला देना चाहिए तथा तर्कों से परे ईश्वर के एक पंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व सभी तर्कों से ऊपर है और हम सभी उसके अंश हैं। अतः इन सद्गुणों को अपनाते हुए मनुष्य को लोक कल्याण पर बल देना चाहिए। हर किसी को समझना चाहिए कि हर कोई परमात्मा का बंदा है, तो किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन।
देखिए अब आपकी जो बुक है ना पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन में किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रश्न में 2 करने हैं। तो कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वे घिरे थे और जिस मनस्थिति में वे जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब देखो बच्चों, अगर बहुत हालत ख़राब हो और बहुत स्थिति ऐसी हो तो हमें आंखें बता देते हैं कि सामने वाला कितना परेशान है, कितनी दिक्कत है, वो बोलकर क्या बताएं। हमें समझना चाहिए इस बात को। तो आगे कह रहा है कि हरिहर काका की 15 बीघे ज़मीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। अब आपको कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त करने हैं, आपको अपने विचार बताने इस कहानी के अकॉर्डिंग। तो हरिहर काका और लेखक के बीच बहुत ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे। ठीक है, लेखक गांव में जिन लोगों का सम्मान करते थे, मतलब इज्जत करते थे, हरिहर उनमें से एक थे। बहुत इज्जत करते थे लेखक। हरिहर काका की आंखों में लेखक ने उस दुख को देखा जो रिश्तों की गर्माहट के भावों को नकारता हुआ तथा पांव पसारती हुई स्वार्थ, लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा प्रवृत्ति को उजागर करता है। मतलब उन्होंने देखा किस तरीके से कोई रिश्ते नहीं रह गए, ठीक है, और अपना मतलब सब हो गया, धर्म की आड़ में सब कुछ काम हो रहा है। तो उन्होंने ये देखा। तो ठाकुर बारी के महंत एक हरिहर काका के भाइयों का एकमात्र उद्देश्य हरिहर काका की 15 बीघे ज़मीन को हथियाना था। देख रहे, ठाकुर बारी के जो महंत थे 15 बीघे की ज़मीन को हथियाना चाहते थे। उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। ठाकुर बारी के महंत ने जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठे के निशान लिए, उन्हें मारा पीटा और हाथ पांव और मुंह बांधकर कमरे में बंद कर दिया। हरिहर के भाइयों ने भी ऐसा ही किया। सुंदर भाइयों ने भी भौतिक सुखों की होड़, रिश्तों की अहमियत को औपचारिकता और अवंडर का जामा पहनाना इत्यादि के कारण हरिहर की 15 बीघे ज़मीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे, है ना। क्या आपकी योजना लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो क्या आपकी योजना भी लेखक की योजना की तरह मैच करती है आपसे? तो आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजना बनाया करता था। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज़ 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देखो 200 सवाल हैं, है ना, तो काटा तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने हिसाब लगाया। लेकिन खेलकूद में छुट्टियों भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज़ के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाता, पहले 10 दिन अब 15 दिन। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते तथा स्कूल को का भय भी बढ़ने लगा। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगते जो छुट्टियों को काम पूरा करने के बजाय मास्टर जी से पिटाई खाना ही अधिक बेहतर समझते। मतलब काम नहीं करा तो ऐसे योजना बना रहा है वो, ठीक है, कि भाई चलो कोई नहीं, मार खा लेंगे। भाई मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जब छुट्टियों में काम मिलता था तो 100 60 120 स्लेट मिलती थी। तो मैं सोचता था कि शुरू की छुट्टियों में फटाफट सारा काम कर लो और बाद में आराम से जितनी मर्जी जैसे मर्जी जो मर्जी करो। बाकी आपको अगर आप बताना चाहें कि आप छुट्टियों के दौरान क्या करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो छात्राएं अपने मतानुसार अपनी योजना का वर्णन करेंगे। ये लिखा भी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे क्योंकि आपको एक उदाहरण भी देना अपना। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है।
वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। टोपी जहीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? मतलब क्या हमें जीवन में हार माननी चाहिए? परिस्थितियाँ तो कई बार आ जाती है टफ, क्या हमें उनमें हार मान लेनी चाहिए? क्या अगर हमें हार मानने से क्या उसका सोल्यूशन हो जाएगा? ये हमें सोचना चाहिए। और आपकी क्या राय है, यहाँ पर पूछा गया है। जहीन होने के बावजूद भी टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती थीं। जब भी वह पढ़ने बैठता तो 2 बड़े भाई या माँ को कोई काम याद आ जाता जो सिर्फ वही कर सकता था। छोटा भाई उसकी कॉपियाँ खराब कर दिया करता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव के लिए खड़े हो गए और घर में चुनावी माहौल छा गया, परंतु फिर उसने तो निश्चय किया कि वह किसी भी तरह परीक्षा पास जरूर करेगा। उसने कर दिखाया बाद में, है ना। सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से जो काम उसने तीसरे साल में किया उसे पहले साल में भी कर सकता था। परिस्थितियाँ सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती, परंतु उसका सामना करके कर्तव्य पद पर बढ़कर ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सीख हमें दी गई है बच्चों, बहुत बड़ी सीख दी गई है। अब हम आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये तो आपका लिटरेचर है ना। अब उसके बाद जो है ना आपका अनुच्छेद आपको 150 शब्दों में लिखना होगा, कोई सा एक लिखना होगा। जैसे 3 आएंगे, 3 में से एक करना होगा। आप कोई सा भी आसान अपनी भाषा में लिखना, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन लिखे इसी के आंसर आप देंगे, अपनी भाषा में लिखना, 3 पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। फिर आपका जो है पत्र आएगा, ठीक है, पत्र औपचारिक या अनौपचारिक कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो आप वो देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद आपको सूचना तैयार करना है। आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम हैं। अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के विषय में जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में आपको सूचना तैयार करनी है। सूचना लिखने के बाद बहुत आसान है, डब्बे में लिखना होता है, ठीक है। और इस तरीके से बना के लिख देना। देखिए दोनों में से एक आप करेंगे, ऐसे छठा क्वेश्चन में भी आपको सूचना ही आएगी, 2 में से एक करनी होगी ये, ठीक है। फिर 7वां जो क्वेश्चन आपका विज्ञापन वाला आएगा, मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा विज्ञापन वाली, ठीक है। और आपको 2 में से एक करनी होगी। फिर एक और आएगा तो इन 2 में से एक करनी होगी। फिर आपका जो है एक विषय पर आपको कहानी बनानी है, कहानी। परोपकार का क्या परिणाम निकला? अपूर्व संतोष, ठीक है। यहाँ आंसर में तो केवल ये बता रखा है कि भाई इस चीज़ के इतने नंबर हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।